हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे और आप सभी की पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। प्यारे बच्चों, हम 11th क्लास के केमिस्ट्री में है ना, जो आपका पेपर है बच्चों कब है, 10 मार्च को है, उसके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर प्रोवाइड करा रहे हैं। तो मेरे बच्चों, आज का पहला क्वेश्चन है रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की कमियां। सबसे पहले रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल आपको पता होना चाहिए कि भाई उन्होंने क्या किया, एक स्वर्ण पात्र लेकर के अल्फा कणों की बौछार की, तो कुछ अल्फा कण है ना सीधे मार्ग पर चले जाते हैं बच्चों, है ना। अधिकांश अल्फा कण सीधे है ना स्वर्ण पात्र को पार कर जाते हैं। कुछ अल्फा कण अपने मार्ग से विचलित हो जाते हैं, अपने मार्ग से विचलित हो जाते हैं बच्चों, ठीक है। और है ना बहुत कम अल्फा कण अपने मार्ग पर पुनः वापस आ जाते हैं। तो इसके 3 निष्कर्ष उन्होंने निकाला कि पहला निकाला कि अधिकांश भाग खोखला है। क्या है? अधिकांश भाग खोखला है, जिसके कारण है ना खोखला होने के कारण बच्चों वो सीधे अल्फा कण निकल जाते हैं। दूसरा निकाला कि नाभिक धन आवेश है, इसी कारण से प्रतिकर्षित होकर के विचलित हो जाते हैं। तीसरा उन्होंने बोला कि नाभिक दृढ़ है, नाभिक दृढ़ है, नाभिक दृढ़ है, जिसके कारण से जो कण है उसी मार्ग पर वापस लौट जाते हैं। ये 3 फैक्ट आपको पता होना चाहिए। अब बच्चों, उन्होंने परमाणु मॉडल में विस्तृत व्याख्या करते हुए बताया कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, लेकिन उन्होंने ये नहीं बता पाया कि एक निश्चित कक्षा पे ही चक्कर लगाते हैं, एक निश्चित ऊर्जा स्तर पर ही चक्कर लगाते हैं। तो उनकी कमियों में ये पाया गया कि यदि मान लीजिए ये चक्कर लगाते हैं, अनियमित रूप से चक्कर लगाते जाएंगे और एक निश्चित ऊर्जा स्तर पे नहीं होगा, तो कहीं ना कहीं धीरे धीरे उसकी ऊर्जा में कमी आएगी और नाभिक पे गिर जाएगा। तो इसका स्पष्ट व्याख्या नहीं बताया। देखिए, सन 1913 में नील्स बोर ने रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की निम्नलिखित कारणों से दोषपूर्ण बताया। मतलब क्या कमियां हैं? देखो भाई, रदरफोर्ड के बाद बोर का परमाणु मॉडल आया। जैसे देखिए, विद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत के अनुसार जब कोई अभिसित कण किसी परिपथ में भ्रमण करता है, तो रदरफोर्ड ने बताया कि इलेक्ट्रॉन चारों ओर चक्कर लगाता है, बस ये बता दिया, किसी ऊर्जा स्तर पर नहीं बताया। और यदि जब वो भ्रमण करेगा तो विकिरण के रूप में कुछ ऊर्जा मुक्त होगी, धीरे धीरे ऊर्जा की कमी आएगी, और जब कमी आएगी तो नाभिक के पास में जाएगा और नाभिक पे गिर जाएगा। जबकि बच्चों ये आपका बिल्कुल गलत है। दूसरा चीज़, इस मॉडल के अनुसार जो रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल है, परमाणु स्पेक्ट्रम का सतत होना चाहिए, जबकि प्रयोगों द्वारा स्पष्ट होता है कि रेखाएं होती है। सतत मतलब एक निश्चित क्रम में लगातार है ना सारी स्पेक्ट्रम प्राप्त होनी चाहिए। इस मॉडल के आधार पर विभिन्न कोषों में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या को नहीं दर्शाया जा सकता, क्योंकि रदरफोर्ड ने बताया ही नहीं कि इलेक्ट्रॉन अपने एक निश्चित ऊर्जा स्तर पर होते हैं, बल्कि बाद में बोर के सिद्धांत के अनुसार बताया गया कि कोई भी परमाणु है, उस इलेक्ट्रॉन जो है वो एक निश्चित ऊर्जा स्तर पर ही चक्कर लगाते हैं, है ना, घूमते हैं। क्लियर? यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम? ये वाला पोर्शन आपका कंप्लीट, यदि आप एग्जाम में है तो बन जाना चाहिए बच्चों। ज़्यादा हम समय नहीं लेंगे, क्योंकि भैया एग्जाम पास में है, सुपर फास्ट रिवीजन चलता हमारा। बोर के सिद्धांत के मुख्य दोष क्या है बताना है आप लोगों को। उसके पहले प्यारे बच्चों, आप लोगों को पढ़ना है बोर के परमाणु मॉडल के बारे में। सन 1913 में नील्स बोर ने है ना प्लांक के क्वांटम सिद्धांत पर आधारित है ना अपना एक सिद्धांत प्रस्तुत किया। उन्होंने पहला ये बताया कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार पथ पर चक्कर लगाते हैं। पहला पॉइंट तो हर बच्चे से पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों वृत्ताकार पथ पर चक्कर लगाते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों वृत्ताकार पथ पर चक्कर लगाते हैं। प्रमुख अभिग्रहित काफी महत्वपूर्ण है बच्चों बोर का परमाणु मॉडल, याद रखिएगा। दूसरा, उन्होंने बताया कि प्रत्येक कक्षा ऊर्जा की एक निश्चित मात्रा संलग्न रहती है। मतलब उन्होंने बताया कि जो परमाणु है, परमाणु में जो इलेक्ट्रॉन है, ये आपका नाभिक है, तो पहला कोष K है, दूसरा L, तीसरा M, चौथा N। तो इनको बच्चों हम K, L, M और N के नाम से जानते हैं। तो नाभिक के चारों वृत्ताकार पथ पाए जाते हैं जहाँ इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। दूसरे पॉइंट में उन्होंने बताया कि जो भी ये ऊर्जा है, जो ऊर्जा कोष है या जो कक्षा है, ये जो कक्षा है बच्चों, इसमें ऊर्जा संलग्न रहती है। क्या संलग्न रहती है? ऊर्जा संलग्न रहती है, जिसे हम KLMN से दर्शाते हैं। तीसरा, निश्चित ऊर्जा स्तर या ऊर्जा कोषों में घूमते हुए इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा ना तो क्षय होती है और ना ही वृद्धि होती है। मतलब यदि इलेक्ट्रॉन यहाँ पे घूम रहा है तो इसके ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं होता है। यदि मान लीजिए इस बाह्यतम कोष में घूम रहा है, तो बच्चों जब घूम रहा होता है तो इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा ना तो कम होती है ना तो वृद्धि होती है। हाँ, जब बाहर से इलेक्ट्रॉन को ऊर्जा देंगे
ऊर्जा देंगे तब ये ऊर्जा निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर पर इलेक्ट्रॉन पहुंच सकते हैं। तो पहला पॉइंट क्या बताया, नाभिक के चारों वृत्ताकार पथ पर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। दूसरा पॉइंट क्या बताया, जो भी ऊर्जा है कोश है बच्चों, जो भी अपना कक्षा है वो ऊर्जा की निश्चित मात्रा संलग्न रहती है। तीसरा उन्होंने बताया कि नाभिक के चारों इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं तो ना तो ऊर्जा लेती है ना तो ऊर्जा देती है। अब बच्चों ऊर्जा की समान ही किसी इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग को फिजिक्स में पढ़ते हैं MVR, H/2π का समगुणक होता है n, है ना, सीधा सीधा। ऊर्जा के समान ही किसी इलेक्ट्रॉन के कोणीय संवेग की कुछ निश्चित मान होती है, यानी कोणीय संवेग जैसे हर एक कक्षा की एक निश्चित ऊर्जा होती है, वैसे बच्चों एक उसका कोणीय संवेग भी नियत रहता है जो कि H/2π का पूर्णांक गुणज होता है। ये आप लोगों को याद रखना है, चौथा पॉइंट। और पांचवा पॉइंट ये बताया कि इलेक्ट्रॉन को यदि ऊर्जा दे दिया जाए, इलेक्ट्रॉन को ऊर्जा दे दिया जाए बच्चों, यदि इलेक्ट्रॉन को ऊर्जा दे दे, जैसे हमने कहा ऊर्जा दे दे, तो ऊर्जा निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर की ओर चलने लगता है। तो ये 5 अवग्रहित आपको याद रखना है, आपके एग्जाम में आता है बच्चों। जैसे जैसे मैं समझा रहा हूँ वैसे वैसे आप 2-2 लाइन लिख दोगे, बराबर नंबर मिलेंगे। ये मत सोचना कि सर आपके में तो इतने लंबे चौड़ी कहानी है। अरे नहीं बबुआ, मैंने आपको बताया कि नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार पथ पर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। दूसरा बताया कि वृत्ताकार पथ का एक निश्चित ऊर्जा संलग्न रहती है, KLMN से दर्शाते हैं। ठीक है। तीसरा, ऊर्जा स्तर पर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है तो ऊर्जा ना तो क्षय होती है, ना तो उत्पन्न होती है, ना तो बच्चों कहीं जाती है ऊर्जा, है ना। तीसरा, कोणीय संवेग H/2π का पूर्ण गुणज होता है। और चौथा, जब इलेक्ट्रॉन को ऊर्जा दी जाती है तो निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर पर चला जाता है, और जब वो वापस आता है तो जो ऊर्जा लिया रहता है उसको उत्सर्जित कर देता है। खत्म, ये चीज बच्चों। ठीक है, क्लियर। तो अब इससे से बोर के परमाणु मॉडल के प्रमुख दोष, इनमें कुछ कमियां भी पाई गई। कमियां क्या थी कि बोर के सिद्धांत के द्वारा एक से अधिक इलेक्ट्रॉन वाले परमाणु के स्पेक्ट्रम की व्याख्या नहीं की जा सकती। उन्होंने स्पेक्ट्रम बताया, बोर के परमाणु मॉडल के आधार पर यदि स्पेक्ट्रम की व्याख्या करेंगे जैसे हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम की व्याख्या हो जाती है, जिसमें परमाणु में इलेक्ट्रॉन की संख्या केवल एक है। तो बोर के सिद्धांत के अलावा बोर के सिद्धांत में बच्चों केवल एक परमाणु या एक परमाणु के एक इलेक्ट्रॉन के स्पेक्ट्रम की व्याख्या कर सकते हैं, उससे ज़्यादा स्पेक्ट्रम की व्याख्या नहीं हो सकती, उससे ज़्यादा स्पेक्ट्रम की व्याख्या नहीं हो सकती। लेकिन बच्चों बाद में भाई अन्य इलेक्ट्रॉनों की भी स्पेक्ट्रम तो होती है ना, तो ये कमियां हो गई। बोर के सिद्धांत के अनुसार इलेक्ट्रॉन की कक्षाओं को वृत्ताकार माना गया, जबकि कक्षाएं दीर्घ वृत्ताकार भी होती है ना। जरूरी नहीं थी केवल वृत्ताकार, दीर्घ वृत्ताकार। वृत्ताकार दीर्घ वृत्ताकार कैसा होता है, थोड़ा सा आप लोगों को पता होना चाहिए। वृत्त है जैसे बच्चों एकदम गोलाकार, ऐसा वृत्त है। दीर्घ वृत्ताकार जैसे नाभिक है, नाभिक बच्चों, तो दीर्घ वृत्ताकार ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा सकता है। ये चीज है। यह हाइड्रोजनबर्ग, ये हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता सिद्धांत की व्याख्या का नहीं करता। मतलब हाइजेनबर्ग के जो अनिश्चितता का सिद्धांत, संवेग और स्थिति उसका दोनों एक साथ संभव नहीं है, उसकी व्याख्या नहीं कर सकते। ये इलेक्ट्रॉन की द्वैतीय प्रकृति को स्पष्टीकरण नहीं करता। तो ये बोर की कुछ कमियां हैं जो अविग्रहित है, तो आप लोगों को याद कर लेना है। चलिए आगे चलते हैं बच्चों। अगला जो अपना प्रश्न है बहुत ही महत्वपूर्ण है, एकदम पॉपुलर है, VVI क्वेश्चन है बच्चों। समस्थानिक और समभारिक। देखो, समस्थानिक, सम मतलब बराबर, अस्थानिक मतलब स्थान, यानी प्यारे बच्चों कहने का तात्पर्य जिसमें परमाणु क्रमांक समान हो, परमाणु क्रमांक समान और परमाणु भार असमान हो, वो आपका क्या कहलाएगा बच्चों, समस्थानिक कहलाएगा। क्या कहलाएगा, समस्थानिक। लेकिन प्यारे बच्चों यदि परमाणु क्रमांक असमान हो जाए, है ना, असमान, और परमाणु भार समान हो जाए, तो ये हो जाएगा समभारिक। क्या हो जाएगा बच्चों, समभारिक। क्लियर। परमाणु क्रमांक समान मतलब प्रोटॉन की संख्या समान है, लेकिन न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न है। ठीक है, याद रखिएगा। तो एक ही तत्व के भिन्न भिन्न परमाणु जिसमें प्रोटॉन की संख्या समान, अर्थात परमाणु क्रमांक समान, भार अलग अलग होते हैं, वो आपके समस्थानिक कहलाते हैं। लेकिन विभिन्न तत्वों के परमाणु जिनमें परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न है लेकिन परमाणु भार समान है बच्चों, वो आपका समभारिक कहलाता है। नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या समान होती है। समस्थानिक में मैंने बताया ना, प्रोटॉन की संख्या समान होती है, लेकिन समभारिक में बच्चों प्रोटॉन की संख्या न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न होती है। ठीक है, क्योंकि देखो प्रोटॉन की समस्थानिक में प्रोटॉन की संख्या समान होगी, है ना, न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न हो सकती है। और जबकि बच्चों समभारिक की बात करेंगे तो भार समान है, तो प्रोटॉन की संख्या तथा न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न होती है, जरूरी नहीं रहता कि समान रहे। ठीक है,
रासायनिक गुणों में समानता होती है, जैसे एक ही तत्व है बच्चों, एक ही तत्व के भिन्न भिन्न परमाणु, तो रासायनिक गुण समान हो क्योंकि एक ही तत्व के हैं, है ना। रासायनिक गुण में इसमें भिन्नता पाई जाती है क्योंकि अलग अलग तत्वों के परमाणु होते हैं। बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या समान होगी, इसमें बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या भिन्न होगी। क्यों? क्योंकि बच्चों इसमें भार समान है, परमाणु क्रमांक समान तो हो ही नहीं सकता, इसलिए परमाणु क्रमांक ही इलेक्ट्रॉन की संख्या को बताता है, इसलिए अपना भिन्न होता है। जैसे बच्चों हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का होता है प्रोटियम, ड्यूटीरियम, ट्राइटियम, परमाणु क्रमांक एक ही होता है, लेकिन भार बच्चों प्रोटियम का 1, इसका 2, इसका 3, प्रोटियम ड्यूटीरियम ट्राइटियम हो गया, ये आपका हो गया बच्चों, ठीक है। वहीं पे यदि हम बात करें पोटेशियम, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम, परमाणु क्रमांक इसका बच्चों 18, इसका 19, इसका 20, परमाणु भार लगभग 40, इसका भी 40, इसका भी 40, ये आपके समभारिक हो गए। क्या हो गए बच्चों? समभारिक। ये क्या हो गए? समस्थानिक। समस्थानिक का मतलब क्या हुआ कि भाई एक ही तत्व के भिन्न, एक हाइड्रोजन के ही समस्थानिक है, एक ही तत्व के भिन्न भिन्न परमाणु जिनके क्रमांक समान लेकिन भार अलग अलग है बच्चों, वो आपका समस्थानिक कहलाता है। और भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु जिनके परमाणु भार समान है किंतु क्रमांक अलग अलग है, वो आपका समभारिक कहलाता है। क्लियर? इसमें प्रोटॉन की संख्या समान रहती है, इसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या जरूरी समान रहता है। रासायनिक गुण समानता होती है, इसमें भिन्नता होती है। इसमें बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन समान होंगे क्योंकि प्रोटॉन की संख्या समान है बच्चों, क्रमांक समान है, प्रोटॉन की संख्या समान है, तो बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन की संख्या समान होगी, जबकि इसमें भिन्न होती है। क्लियर? समझ में आ गया बच्चों? चलिए, हमने आप लोगों को ये वाला क्वेश्चन करा दिया है ना, बोर के परमाणु मॉडल से आप क्या समझते हो। चलिए, क्वांटम संख्या से क्वेश्चन पूछा जाता है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। देखो बच्चों, चाहे मैं 10 मिनट का क्लास दूं, लेकिन इन क्लासों को आप लोगों को तैयार करना है ना। मेरा यही गुजारिश रहता है कि भाई जितना भी हो सके आपको अच्छे तरीके से समझाया जाए। देखो बच्चों, क्वांटम संख्या किसे कहते हैं? किसी इलेक्ट्रॉन की सही स्थिति दर्शाने के लिए, है ना, हम जिन संख्याओं का प्रयोग करते हैं वो बच्चों अपना क्वांटम संख्या है। इलेक्ट्रॉन की सही स्थिति का पता लगाने के लिए जिन संख्याओं का हम प्रयोग करते हैं बच्चों, वो आपका क्वांटम संख्या कहलाता है। परमाणु में किसी इलेक्ट्रॉन को पूर्ण रूप से अभिव्यक्त करने के लिए जिन संख्याओं की सहायता ली जाती है उन्हें क्वांटम संख्या कहते हैं। क्वांटम संख्या 4 प्रकार की होती है: मुख्य क्वांटम संख्या, द्विगंशी क्वांटम संख्या, चुंबकीय क्वांटम संख्या और चक्रण क्वांटम संख्या। चक्रण क्वांटम संख्या केवल दिशा बताता है बच्चों। जैसे मान लीजिए 1s2, 1s में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो ये आपका क्लॉकवाइज हो गया, एंटी क्लॉकवाइज हो गया। तो क्लॉकवाइज का +1/2 का होता है और इसका -1/2। तो चक्रण क्वांटम संख्या तो आप समझो केवल और केवल बच्चों आपके डायरेक्शन को बताता है कि डायरेक्शन कैसा है। ये आप लोगों को क्लियर हो गया। मुख्य क्वांटम संख्या ये अपना 1 है ना बच्चों, ये 1 है, ये 1 है। ये मुख्य क्वांटम संख्या बताता है कि इलेक्ट्रॉन किस कोश में है। कोश की संख्या को बताता है वो कौन बच्चों? मुख्य क्वांटम संख्या, जिसे स्मॉल n से प्रदर्शित करते हैं। जैसे बच्चों नाइट्रोजन लेते हैं, परमाणु क्रमांक 7, इलेक्ट्रॉन 1s2, 2s2, फिर 2p3। मैं आपसे कह दूं कि 5वां इलेक्ट्रॉन कहाँ है? 5वां इलेक्ट्रॉन आप लोग पता लगाओ। तो पहले बच्चों 5वां इलेक्ट्रॉन इसमें भरा हुआ है, ठीक, क्योंकि इसमें बच्चों 2 इलेक्ट्रॉन है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, तो 5वां इलेक्ट्रॉन ये है। तो 5वां इलेक्ट्रॉन किस कोश में है? तो ये अपना n बराबर हो गया 2। 5वां इलेक्ट्रॉन इसमें है, 2p में है, 2p मतलब दूसरा कोश। तो जो अपना मुख्य क्वांटम संख्या इसे n से प्रदर्शित करते हैं, यह इलेक्ट्रॉन की मुख्य कोश को प्रदर्शित करता है। इसकी सहायता से नाभिक से इलेक्ट्रॉन की औसत दूरी, इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा, इलेक्ट्रॉन नाभिक की प्रभावी आयतन का निर्धारण किया जा सकता है। n का मान 0 के अतिरिक्त कोई भी पूर्ण संख्या हो सकता है, मतलब 0 नहीं होता है ना। जैसे बात करते हैं हम, ये नाभिक है बच्चों, पहला कोश हो गया, दूसरा कोश हो गया, तीसरा कोश हो गया, चौथा कोश हो गया, 5वां कोश हो गया। तो ये 2 मतलब यहाँ पे दूसरे कोश पे इलेक्ट्रॉन है, 2p3। समझ में आया? तो बच्चों जो मुख्य क्वांटम संख्या ये बताता है इलेक्ट्रॉन किस कोश में उपस्थित है। मुख्य क्वांटम संख्या बताता है इलेक्ट्रॉन किस कोश में उपस्थित है। जैसे मैंने कहा 5वां इलेक्ट्रॉन कहाँ है? तो दूसरे कोश में। क्लियर? मैंने यदि कह देता बच्चों तीसरा इलेक्ट्रॉन बताओ, तीसरा इलेक्ट्रॉन, तो 1 2 3 ये भी दूसरा कोश में। यदि मैं कह देता हूँ कि सेकेंड इलेक्ट्रॉन, दूसरा इलेक्ट्रॉन कहाँ है? तो ये अपने पहले में होता, 1s2, तो बच्चों दूसरा इलेक्ट्रॉन ये तो पहले में होता। क्लियर? समझ में आया? तो n से दर्शाते हैं। अब जैसे ये पता चल गया कि इलेक्ट्रॉन यहाँ है, तो नाभिक से दूरी कितनी है, उसकी ऊर्जा कितनी है, ये सब कुछ हम पता लगा सकते हैं मुख्य क्वांटम संख्या के आधार पर। द्विगंशी क्वांटम संख्या बच्चों ये अपना उपकोश को बताता है।
द्विगंशी क्वांटम संख्या ये अपना उपकोष को बताता है। इससे जैसे उपकोष की संख्या कितनी होती है, उपकोष S है, पहले में S उपकोष, दूसरे में S और P, तीसरे में S P और D, चौथे में S P D और F। 4 उपकोष होते हैं टोटल। कोष के अलावा उपकोष की बात करते हैं बच्चों तो 4 उपकोष होते हैं। L का मान यहाँ पे 0 होता है S के लिए, L का मान यहाँ पे 0 भी होगा, S भी है और P भी है। L का मान बच्चों 0 भी होगा, 1 भी होगा, 2 होगा क्योंकि D है। और यहाँ पर L का मान बच्चों 0 भी होगा, 1 भी होगा, 2 भी होगा और 3 होगा। क्लियर, इस तरीके से L का मान होता है। L का मान निकालने के लिए फार्मूला होता है n-1। पहले कोष के लिए L का मान 0 होता है, मतलब केवल उसमें S उपकोष है। आपका दूसरे के लिए बच्चों 0 और 1, तो बच्चों उसमें आपका S भी और P भी है। मतलब S के लिए अपना L का मान 0, P के लिए 1, D के लिए 2 और बच्चों F के लिए 3 होता है, याद रखिएगा। तो द्विगंशी क्वांटम संख्या L से प्रदर्शित करते हैं, उपकोष को प्रदर्शित करता है। इससे इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग, उपकोषों की आकृति, किसी कोष में आवेशों की संख्या का निर्धारण करते हैं। L का मुख्य मान मुख्य क्वांटम संख्या पर निर्भर करता है। इसे n-1 से निकालते हैं बच्चों, ठीक है, याद रखिएगा। 0 से n-1 तक होता है। मैंने आपको बड़ा सिंपल वे बता दिया, आप लोगों को ज़्यादा रटना है ही नहीं भाई। मैं जो तरीका बताता हूँ, जो समझाता हूँ, उसके अकॉर्डिंग लिखना है। मैंने अब आपको क्या बताया कि L बच्चों, L का मान यदि 0 है मतलब S उपकोष, किस उपकोष में बच्चों, L उपकोष। L का मान मतलब 1 है मतलब P उपकोष, किस में बच्चों, P उपकोष। L का मान मतलब 2 है तो D उपकोष। L का मतलब 3 है बच्चों तो F उपकोष में है। जैसे प्यारे बच्चों मैं कहता हूँ N की ही बात करता हूँ, 1s2, 2s2, 2p3। प्यारे बच्चों यहाँ पर 3 कक्षक है, इलेक्ट्रॉन 3 है। अब मैं कहता हूँ कि 5वें इलेक्ट्रॉन की बात करो, 2, 2, 4 और ये 5वां इलेक्ट्रॉन ही है। तो यहाँ पर आप n का मान निकालोगे 2, क्योंकि दूसरे में बच्चों अब p है ना, तो p के लिए ये अपना 0 होगा, ये अपना बच्चों +1 होगा, ये -1 होगा। ठीक है, ध्यान रखना, याद रखिएगा। जैसे d की बात करते, d के लिए जब हम l का मान निकालते हैं बच्चों तो 5 होता है। क्या होता है, 5। तो 1, 2, 3 बीच में 0 कर दो, +1 +2, इधर -1 -2। इस तरीके से आप L का मान निकाल सकते हो। जैसे F की बात करते हैं बच्चों, F में कितने होते हैं, 7। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो बीच में 0 करो, -1 -2 -3, +1 +2 +3। इस तरीके से मान आप निकाल सकते हो। तो ये दूसरा जो है ये बताता है n का मान। फिर बच्चों L के किस में, -1, तो L बराबर हो जाएगा -1। ठीक है बच्चों, क्लियर। तो 2 चीज़ें आपको पता होगा जो मैं बता रहा था। और जो आपका चक्रण है बच्चों ये क्लॉकवाइज है तो +1/2 S का मान हो जाएगा। क्लियर, समझ में आ गया बाबूजी, है ना। अब आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि भाई साहब ये अपना M का मान आ गया। L का मान तो मान लीजिए L का मान अपना P है बच्चों, तो P उपकोष को बता दिया। फिर M का मान, ये M का मान निकाल देते हैं, ये M निकल गया भैया। L तो ये बताता है D में है, L तो ये बताता है F में है, L तो ये बताता है P में, और जो ये नीचे का मान आ गया वो M का मान आ गया, जिसे चुंबकीय क्वांटम संख्या के नाम से जानते हैं। ठीक है, देखिए बच्चों, इसे M से प्रदर्शित करते हैं। यह परमाणु स्पेक्ट्रम के स्रोतों के चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर प्राप्त स्पेक्ट्रमी रेखाओं के विघटन और जीवन प्रभाव को दर्शाता है। यह किसी उपकोष में उपस्थित कक्षकों में -L से +L तक दर्शाता है। जो मैंने यहाँ पे -L से +L दर्शा दिया, तो ये बच्चों M का मान होता है। ठीक है, तो अपना जो ये है बच्चों, ये अपना मुख्य क्वांटम संख्या है, दूसरे कोष में है। P अपना बताता है द्विगंशी क्वांटम संख्या। फिर M आपका बताएगा चुंबकीय क्वांटम संख्या। और फिर बच्चों अपना चक्रण क्वांटम संख्या क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज होता है। बस इतना ही तो है। S में है ना दर्शाते हैं कोणीय संवेग स्पिन ऊर्जा को व्यक्त करने के लिए चक्रण क्वांटम संख्या का प्रयोग किया जाता है। इसमें 2 मान होते हैं, एक +1/2 और दूसरा -1/2। ठीक है, +1/2 मतलब क्लॉकवाइज, -1 मतलब एंटी क्लॉकवाइज। और अगला क्वेश्चन जो आप लोगों के लिए काफी बहुत ही महत्वपूर्ण है प्यारे बच्चों, कक्ष और कक्षक में अंतर। कक्ष और कक्षक में अंतर, कक्ष और कक्षा में अंतर। देखो भाई, कक्षा तो मैंने बताया नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार पथ जहां इलेक्ट्रॉन की संभावना अधिकतम होती है। कक्ष क्या है, नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार पथ जिस पर इलेक्ट्रॉन गमन करती है वो कक्ष कहलाती है। यहाँ पे थोड़ा सा कुछ मिसप्रिंट है, जानते हैं क्या। ये बच्चों कक्षक है, वही तो मैं बोला भाई, कक्षा और कक्ष वही हो गया। देखो ये कक्षा या कक्ष वही है, वही तो मैं सोचा कक्षा और कक्ष कैसे हो सकता है। देखो बच्चों, जैसे मैं कहा P, ये अपना
3 कक्षक रखता बच्चों, ये कक्षक है, ठीक। डी मैंने कहा अभी आपको समझाया, इसमें 5 कक्षक है, तो बच्चों ये कक्षक है। एस में बच्चों 1 कक्षक होता है, और एफ में कितने होते हैं? 7, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7, अधिक हो गया, तो ये कक्षक है, ठीक। तो कक्ष या कक्षा नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार पथ है, जहाँ इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं, वो अपना जहाँ इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों वृत्ताकार पथ जहाँ इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं वो कक्ष कहलाता है। लेकिन जहाँ इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना अधिकतम होती है वो कक्षक कहलाता है, ठीक है। ये बच्चों वृत्ताकार होता है, वृत्ताकार के साथ साथ आप दीर्घ वृत्ताकार भी लिख सकते हो। लेकिन बच्चों अपना जो कक्षक होता है वो अपना एस कक्षक के अलावा, है ना, इनका सबका आकार भिन्न भिन्न होता है। जैसे पी का डमरूनुमा होता है, ये डबल डमरूनुमा होता है, मतलब इन सबका आकार थोड़ा सा डिफरेंस होता है। ये वृत्ताकार होता है बच्चों, और यस का तो अपना वृत्ताकार होता है ऐसे, ठीक है। लेकिन इसके अलावा सबका भिन्न भिन्न रहता है। यह अदिशात्मक होता है, इसका कोई दिशा नहीं रहता है, लेकिन एस कक्षक को छोड़कर सभी दिशात्मक होते हैं। कक्षक की बात करता हूँ बच्चों। यह इलेक्ट्रॉन के द्विविमीय गति को दर्शाता है, यह इलेक्ट्रॉन के त्रिविमीय गति को दर्शाता है। इसमें अधिकतम इलेक्ट्रॉन 2n² के हिसाब से भरते हैं बच्चों, और इसमें कक्षक में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन तो भरते हैं। कक्षक में 2 ही इलेक्ट्रॉन अधिकतम, जैसे एक कक्षक में 2 ही इलेक्ट्रॉन अधिकतम भर सकते हैं, 2 ही इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। लेकिन बोर-बरी का सिद्धांत 2n², पहले में बच्चों 2 इलेक्ट्रॉन, फिर 8, फिर 18, फिर 18, 2 8 8 18 18 32 के हिसाब से आप लोगों ने पढ़ा होगा, ठीक है। क्लियर। किसी कक्षक में अधिकांश 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, लेकिन इसमें बच्चों 2n² के हिसाब से भरे जाते हैं। और आज का प्यारे बच्चों आप लोगों के लिए ये क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है। डी ब्रॉगली तरंग समीकरण, डी ब्रॉगली तरंग समीकरण जो बच्चा इसे कर लिया, मतलब बल्ले बल्ले ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। देखो प्लांक ने बताया E बराबर h न्यू, ठीक है। आइंस्टीन ने बताया E बराबर m/c², ठीक है। तो यदि इसको तुलना कर दे बच्चों तो h न्यू, क्योंकि ये भी ऊर्जा है ये भी ऊर्जा है, बराबर m/c²। अब बच्चों आवृत्ति और प्रकाश के चाल में आप लोग संबंध पढ़े होंगे, न्यू बराबर c/λ होता है। तो यहाँ पर आप बच्चों लिख सकते हो c/λ इक्वल m/c²। एक c से c कट गया बच्चों, तो 1/λ इक्वल कितना हो जाएगा? m/c/h। यदि लैम्डा बराबर यदि बात करूँ तो h/mc। ये बच्चों आपका तरंगदैर्ध्य का, डी ब्रॉगली तरंगदैर्ध्य का समीकरण आ गया। कितना छोटा सा थ्योरम सर, इतना छोटा? जी हाँ बाबुआ, बहुत ही सरल रे। अब यदि प्यारे बच्चों यदि c के जगह वेग भी हो तो फिर आप क्या लिखोगे? लैम्डा बराबर h/mv। जी सर इतना छोटा है? हाँ भाई इतना ही छोटा है। तो सर इतना लंबा चौड़ा काहे लिखे? अरे कुछ भी नहीं है यार। प्लांक के सिद्धांत के अनुसार E बराबर h न्यू, है ना। आइंस्टीन के अनुसार E बराबर mc², दोनों को तुलना कर दिया बच्चों, है ना। न्यू बराबर c/λ कर दिए, एक c से c कट गया बच्चों। यदि प्रतिस्थापित द्रव्यमान m और कण का वेग भी हो तो m भी हो जाएगा, और द्रव्यमान गुणे वेग संवेग होता है। बताओ बच्चों किससे नहीं बनेगा यार। तो आज का क्लास चौचक कैसे लगा बताइएगा, जरूर प्यार भरा कमेंट करिएगा। और अगला भी वीडियो चाहिए तो भाई आप लोगों का रिस्पांस तो अच्छा होना चाहिए, तभी क्लास आप लोगों के लिए अच्छा आएगा। चलिए, जय हिंद, वंदे मातरम, नमस्कार।